हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आपके MPSC 007 का जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी MPSC 007 की जो सीरीज़ हम कर रहे थे उसका लास्ट वीडियो है। इससे पहले मैं ऑलरेडी 7 वीडियोस बना चुकी हूँ, जिसके अंदर हर वीडियो मैंने 2 या 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस किया हुआ है। वो जो वीडियोस हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर इसी वीडियो के नीचे जो पिन कमेंट है वहाँ पे मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि MPSC 007 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके अंदर हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं, बट स्टिल जो एग्ज़ाम है उसके अंदर क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट करना बहुत ही टफ होता है। तो हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करें। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रिलीजियस मूवमेंट्स इन इंडिया के बारे में, यानी कि भारत के अंदर जो धार्मिक आंदोलन हुए उनके बारे में यहाँ आपको चर्चा करनी है। तो सबसे पहले आपको बताना है किसके बारे में? भक्ति मूवमेंट के बारे में। सो द भक्ति मूवमेंट इमर्ज इन मेडिवल इंडिया। जो भक्ति मूवमेंट है ये कब शुरू हुआ था? मेडिवल इंडिया में शुरू हुआ था। आपको पता है कि जो इंडियन हिस्ट्री है उसको हम 3 कालखंडों में बांटते हैं। जो हमारा पहला पार्ट होता है वो होता है एंशियंट हिस्ट्री का, जो कि मुगलों के आने से पहले की हिस्ट्री है। दूसरा होता है हमारा मेडिवल हिस्ट्री का, जिसमें आपके मुग़ल और दिल्ली सल्तनत वगैरह ये रहे थे। और एक होता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हम जब अंग्रेज़ आ गए उसके बाद की हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो अब अगर यहाँ पे भक्ति मूवमेंट की हम बात करें तो जो भक्ति मूवमेंट है ये कब शुरू हुआ था? सो इट वॉज स्टार्टेड इन द मेडिवल इंडिया। जो मेडिवल पीरियड था, मध्यकालीन भारत का जो समय था हिस्ट्री का, जब शुरू हुआ। इट एम्फेसाइज डिवोशन टू अ पर्सनल गॉड। इसके अंदर किसकी बात की जाती है? पर्सनल गॉड के साथ डिवोशन की बात की जाती है। एंड इट ऑल्सो रिजेक्ट्स कास्ट डिस्टिंक्शंस। साथ ही साथ ये जो जाति पे आधारित डिस्टिंक्शंस होती हैं, भेदभाव होते हैं, उन्हें रिजेक्ट करता है। इट फोकस ऑन लविंग डिवोशन टुवर्ड्स अ पर्सनल डीटी। इसका क्या फोकस रहता है कि हम अपने पर्सनल जो भगवान हैं, चाहे वो विष्णु हो, शिवा हो या कोई भी भगवान हो, उनके लिए अपने अंदर प्रेम लेकर आएँ। ठीक है, ना कि किसी तरह के कर्म कांड करें। पर भक्ति मूवमेंट में क्या था? वो बात करता था ह्यूमन और गॉड के एक पर्सनल रिलेशन की, उनकी आत्मा के रिलेशन की। तो जो भक्ति आंदोलन है वह मध्यकालीन भारत में उभरा। कब उभरा आपका भक्ति आंदोलन? मध्यकालीन भारत में, जिसमें एक व्यक्तिगत भगवान की भक्ति पर जोर दिया गया कि आप अपना एक भगवान चुन लो, किसी भी भगवान को क्या बना लो? अपना व्यक्तिगत भगवान बना लो। और जातिगत भेदभाव को खारिज किया गया और जाति के आधारित जो भेदभाव थे उन्हें समाप्त कर दिया गया। यह एक व्यक्तिगत देवता के प्रति प्रेमपूर्ण भक्ति पर केंद्रित था। किस पे केंद्रित है? कि जो आपका व्यक्तिगत देवता है उसके प्रति जो आपकी भक्ति है वह कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए प्रेमपूर्ण। चाहे वो विष्णु भगवान हो, चाहे वो शिव हो, या आपकी मर्जी है वो आपके कोई भी देवता हो सकते हैं। तो रिलीजियस मूवमेंट्स इन इंडिया में सबसे पहले हमने बात की भक्ति आंदोलन के बारे में। अब हम बात करेंगे सूफी मूवमेंट के बारे में। सो द सूफी मूवमेंट पैरेलल टू द भक्ति मूवमेंट। सो स्टूडेंट्स, जैसे एक तरफ भक्ति मूवमेंट चल रहा था वैसे ही पैरेलली दूसरी तरफ सूफी मूवमेंट भी चल रहा था। इट वॉज अ मिस्टिकल इस्लामिक मूवमेंट। और जो सूफी मूवमेंट था वह इस्लाम वालों का मूवमेंट था, एम्फेसाइजिंग लव एंड डिवोशन टू गॉड, जिसमें भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति की बात की जाती थी। सूफी सेंट्स नोन एज सूफीज प्रमोटेड अ मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड कंपैशन। सो जो सूफीज थे उन्होंने किस चीज़ का मैसेज प्रमोट किया? दे प्रमोटेड द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड कंपैशन। सो सूफी जो आंदोलन है वह भक्ति आंदोलन के समानांतर एक रहस्यमय इस्लामी आंदोलन था, जिसमें भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति पर जोर दिया गया था। सूफी संत, जिन्हें सूफी कहा जाता है, उन्होंने सार्वभौमिक भाईचारे और करुणा का जो संदेश है वो फैलाया। उसके बाद हम बात करेंगे अपने आर्य समाज मूवमेंट की। सो आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1875।
जो आर्य समाज है वह किसके द्वारा फाउंड किया गया था? सो इट वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन द ईयर 1875, एम्ड एट रिफॉर्मिंग हिंदू सोसाइटी। और इसका एम क्या था? हिंदू सोसाइटी को रिफॉर्म करना बाय एम्फेसाइजिंग द टीचिंग्स ऑफ द वेदास। सो जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं वो किसकी टीचिंग्स की बात करते थे? दे एम्फेसाइज द टीचिंग ऑफ द वेदास, वो वेदास की इंपॉर्टेंस की बात करते थे। इट अपोज आइडल वर्शिप, जो मूर्ति पूजा है उसका वो विरोध करते थे, और प्रमोट करते थे वैल्यूज लाइक एजुकेशन एंड जेंडर इक्वेलिटी। सो आर्य समाज जिसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में की थी, ने वैदिक शिक्षाओं पर जोर देकर हिंदू समाज में सुधार का लक्ष्य रखा। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया और शिक्षा और लिंग समानता जैसे मूल्यों को बढ़ावा दिया। नाउ स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे ब्रह्मो समाज की। सो द ब्रह्मो समाज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन रॉय in the year 1828. So what happened in the year 1828? Raja Ram Mohan Roy established the ब्रह्मो समाज। अब आप पूछेंगे क्यों, वाई? तो उनका क्या एम था? दे एम टू प्योरीफाई हिंदुइज्म एंड प्रमोट मोनोथीज्म। ठीक है, यानी कि हिंदुइज्म को प्योरीफाई करके जो हिंदुइज्म में कई सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है उसे समाप्त करके किसी एक ईश्वरवाद को उन्होंने प्रमोट किया। सो इट वर्कड अगेंस्ट सोशल इविल्स। साथ ही साथ जो ब्रह्मो समाज है उसने काम किया सती के खिलाफ, चाइल्ड मैरिज और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ भी उसने काम किया। सो ब्रह्मो समाज जिसकी स्थापना किसने की थी स्टूडेंट्स? राजा राम मोहन रॉय ने। और कब की थी? इन द ईयर 1828। इसने हिंदू धर्म को शुद्ध करने और एकेश्वरवाद को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा। इसने सती प्रथा, बाल विवाह और जातिगत भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ काम किया। फिर हम बात करेंगे सिखिज्म की। सो जो सिखिज्म है इट वाज फाउंडेड बाय गुरु नानक इन द ईयर 15th सेंचुरी। तो जो गुरु नानक देव जी थे सिखों के गुरु, उन्होंने 15वीं सदी में सिखिज्म को फाउंड किया। ठीक है, विच इमर्ज एज अ डिस्टिंक्ट रिलीजन। ये जो धर्म था ये बाकी धर्मों से अलग था। इट प्रमोट्स डिवोशन टू वन गॉड एंड सोशल इक्वेलिटी। ये किस चीज़ की बात करता था? कि समाज में समानता होनी चाहिए और हर किसी को एक ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। इसने भी कास्ट डिस्टिंक्शंस को ख़त्म किया और कम्युनिटी सामुदायिक सेवा पर ज़्यादा जोर दिया। ये चीज़ तो आपको भी पता होगी कि जो सिखिज्म है वो सामुदायिक सेवा पर बहुत ही ज़्यादा जोर देता है। उसके बाद हम बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है वो एनी बेसेंट के द्वारा इंडिया में स्थापित की गई थी ईयर 1875 में। इसका एम क्या था? इसका एम था एक्सप्लोर करना स्पिरिचुअल ट्रूथ्स को। ठीक है, आध्यात्मिक सच्चाइयों को एक्सप्लोर करना और प्रमोट करना यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देना। इट इन्फ्लुएंस द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड सोशल रिफॉर्म्स। इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधारों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। अब हम बात करेंगे रामकृष्ण मिशन की। सो द रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद in the year 1897. The Ramakrishna Mission aimed to promote the teachings of श्री रामकृष्ण। जो श्री रामकृष्ण थे उनकी जो टीचिंग्स थी उनको प्रमोट करना इस मिशन का एम था। एंड एंगेज इन सोशल सर्विस, साथ ही साथ क्या करना? सोशल सर्विस करना भी इसका एम था। इट फोकसेज ऑन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क। किस चीज़ पे फोकस करता है ये फोकस करता है आध्यात्मिक विकास और मानव कार्यों पर। सो स्टूडेंट्स, ये थे सारे के सारे जो रिलीजियस मूवमेंट है इंडिया में हुए। अब हम बात करेंगे इंडिया में हुए वुमेन्स मूवमेंट्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे अर्ली रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में। जो शुरुआत में क्या हुआ था कि जो वुमेन्स हैं उनकी स्थिति को सुधारने के लिए कई सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे। जैसे कि 19th सेंचुरी में सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने इनिशिएट किए मूवमेंट्स जैसे कि सती प्रथा के खिलाफ, बाल विवाह के खिलाफ। साथ ही साथ उन्होंने वुमेन्स की एजुकेशन और विडो रीमैरिज के बारे में भी बात की। सो 19वीं सदी में क्या हुआ कि राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे सामाजिक सुधारकों ने सती और बाल विवाह जैसी प्रथाओं के खिलाफ आंदोलन शुरू किए। ठीक है, और उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह की वकालत भी की।
फिर बन गई वुमेन इंडियन एसोसिएशन, जो कि एनी बेसेंट के द्वारा बनाई गई थी। So the Women Indian Association was founded in the year 1917 by Annie Besant, Margaret Cousins and others. The WIA aimed to promote women's rights and education. जो WIA है उसका एम क्या था? It aimed to promote women rights. So महिलाओं के rights हैं और उनकी education है उसको promote करना. It played a significant role in advocating for women's suffrage in India. साथ ही साथ महिलाओं के जो मताधिकार पाने का जो है, वोट देने का जो अधिकार है, उसके लिए भी इन्होंने बात की। 1917 में एनी बेसेंट, मार्गरेट कजन्स और अन्य द्वारा स्थापित WIA का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा को बढ़ावा देना था। इसने भारत में महिलाओं के मताधिकार के लिए वकालत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद हम बात करेंगे ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की। So the AIWC was established in the year 1927 and it focused on social and educational reforms. It worked towards women empowerment through education, healthcare and legal rights. So जो AIWC है उसने किसके लिए काम किया? It worked for the women's empowerment through education, healthcare and legal rights. 1927 में स्थापित AIWC ने सामाजिक और शैक्षणिक सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। इसने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और कानूनी अधिकारों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में काम किया। नाउ स्टूडेंट्स, हम चिपको मूवमेंट की बात करेंगे। चिपको मूवमेंट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वुमेन मूवमेंट। In the year 1970, the Chipko movement saw rural women in Uttarakhand hugging trees to prevent their cutting. क्या देखा 1970 में? कि जो उत्तराखंड की गांव की वुमेन्स हैं वो ट्रीज को हग कर रही थी ताकि उनके ट्रीज को कटने से बचाया जा सके। सो दिस एनवायरमेंटल मूवमेंट हाईलाइटेड द रोल ऑफ वुमेन इन प्रोटेक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये जो मूवमेंट था इसने क्या हाईलाइट किया? इट हाईलाइटेड द रोल ऑफ वुमेन। जो वुमेन्स हैं उनका क्या रोल है इन प्रोटेक्टिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। 1970 के दशक में चिपको आंदोलन में उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाओं ने पेड़ों की कटाई रोकने के लिए उन्हें गले लगाया। इस पर्यावरणीय आंदोलन ने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा में महिलाओं की भूमिका को उजागर किया। देन हम बात करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन यानी कि सेवा की। द सेवा वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1972 बाय ईला भट्ट। सेवा एम टू एम्पावर वुमेन इन इनफॉर्मल सेक्टर। वो वुमेन्स जो सारी की सारी इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं उनको प्रोवाइड करता है ये प्रोटेक्शन। जैसे कि जो महिलाएं खेतों में काम करती हैं, दिहाड़ी पे काम करती हैं, तो वो सारे इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं। इट प्रोवाइड्स देम विद रिसोर्सेज, ट्रेनिंग्स एंड सपोर्ट टू एनहांस देयर लाइवलीहुड। तो जो सेवा है वो क्या करता है? इन महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए इन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम बात करेंगे एंटी डाउरी मूवमेंट की, यानी कि दहेज प्रथा के खिलाफ मूवमेंट। इन द ईयर 1980s वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन कैंपेन अगेंस्ट डाउरी रिलेटेड वायलेंस एंड डेथ। तो वुमेन्स हैं उन्होंने किसके खिलाफ बात करनी शुरू की कि दहेज प्रथा के कारण जो वुमेन्स के साथ वायलेंस होता है, उनकी डेथ हो जाती है, उसके बारे में। दिस मूवमेंट लीड टू स्ट्रिक्टर लॉज एंड इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द डाउरी सिस्टम एविल्स। फिर इस मूवमेंट ने लोगों में अवेयरनेस जगाई डाउरी सिस्टम की बुराइयों के बारे में। इन द ईयर 1980s महिला संगठनों ने क्या किया? दहेज से संबंधित हिंसा और मौतों के खिलाफ अभियान चलाया। इस आंदोलन ने सख्त कानूनों और दहेज प्रथा की बुराइयों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का नेतृत्व किया। Now student, नर्मदा बचाओ आंदोलन is also a women movement. Lead by the Medha Patekar in the year 1980s and 90s, this movement protested against the displacement of communities. किसके खिलाफ इसने प्रोटेस्ट किया था? कि जो लोग थे वो डिस्प्लेस हो गए थे ड्यू टू डैम कंस्ट्रक्शन ऑन द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर पे जो बांध बन रहा था उसकी वजह से। इट एम्फेसाइज द इम्पैक्ट ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन। इसने बात की कि इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से महिलाओं और बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। स्टूडेंट्स, 1980 और 90 के दशक में मेधा पाटेकर के नेतृत्व में जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो बांध निर्माण के खिलाफ बन रहा था और इसने महिलाओं और बच्चों के प्रति प्रभाव पे जोर दिया।
अभी रिसेंट ईयर्स में आपने मी टू मूवमेंट के बारे में सुना होगा। सो इट गेन मोमेंटम इन इंडिया, इंडिया में भी इसने मोमेंटम पकड़ा विद विमेन्स कमिंग फॉरवर्ड टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड असॉल्ट, जिसके अंदर जो महिलाएं हैं वो आकर अपने जो उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट्स हुए हैं, असॉल्ट उन्हें किया जाता है, उसके बारे में जो घटनाएं हैं वो शेयर करती हैं। सो दिस मूवमेंट हैज़ इंक्रीज अवेयरनेस एंड कॉल्ड फॉर अकाउंटेबिलिटी, इस आंदोलन ने जागरूकता बढ़ाई और जवाबदेही की मांग की। तो मी टू मूवमेंट के बारे में भी आप चाहें तो अपने आंसर में लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं लिखना तब भी आपके पास काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं महिला आंदोलन के बारे में बताने के लिए। उसके बाद जो हमारा एक पॉइंट है वो है विमेन रिजर्वेशन बिल, यानी कि महिलाओं को आरक्षण प्रोवाइड करना, विच सीक टू रिजर्व 33% ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर वुमेन। वुमेन्स के लिए लोकसभा और स्टेट के जो असेंबलीज हैं, विधानसभाएं हैं, वहाँ पे 33% जो रिजर्वेशन की जो मांग करता है, हैज़ बीन सिग्निफिकेंट फोकस ऑफ वुमेन मूवमेंट, और ये वुमेन मूवमेंट का एक फोकस है। इसका काम है वुमेन्स का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा देना। सो महिला आरक्षण विधेयक, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की मांग की गई है, महिलाओं के आंदोलनों का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इसका उद्देश्य महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाना है। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि पार्ट 1 से लेकर जो 7 तक है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसको भी देख लो ताकि एग्ज़ाम्स के सारे क्वेश्चंस को कवर कर सको। ठीक है, अभी बहुत टाइम है आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए, तो अभी आप सारे वीडियोस को कवर भी कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो उन वीडियोस में से शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, और शॉर्ट नोट्स को क्या करना है, आपको जिस दिन एग्ज़ाम है उसके फर्स्ट मॉर्निंग पे आपको रिवाइज करके बस चले जाना है और आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा।